हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, हम इस चैनल पर इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स में इनकम के जितने भी स्रोत हैं तो 4 प्रकार के स्रोत हमने पढ़ लिए हैं और आज हमको पढ़ना है जो इनकम का लास्ट स्रोत है, जो लास्ट सोर्स है उसको आज पढ़ना है, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि इनकम टैक्स के अंतर्गत आय का आखिरी स्रोत है, इसमें वो सभी आय कर योग होती हैं जो उपर्युक्त जो 4 प्रकार के स्रोत थे उनमें जो आय कर योग नहीं होती हैं। हमारी एक करदाता की वो समस्त आय जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत जो आय कर योग नहीं होती, अगर और इन चारों के अलावा अगर कोई आय हैं वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग होती हैं। तो आज आपको उसी का अध्ययन करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमारी कुछ आय हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग होती हैं। एक करदाता की उपरोक्त 4 आयों के अलावा हमारी ये अन्य प्रकार की आय हो सकती हैं जो कर योग हो सकती हैं, जैसे लाभांश। एक, अगर किसी करदाता ने किसी कंपनी का लाभांश क्रय किया हुआ है तो उसका जो लाभांश है तो लाभांश भी आपका अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत आता है। परंतु यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो घरेलू कंपनी का लाभांश है वर्तमान समय में वो कर मुक्त है। जो घरेलू कंपनी का लाभांश है वो इस समय कर मुक्त है। उस पर जो भी लाभांश अगर किसी करदाता को प्राप्त हो रहा है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, बल्कि उसके अलावा अगर किसी विदेशी कंपनी से किसी करदाता को लाभांश मिल रहा है तो वो कर योग होता है। तो नंबर 1 में आपका लाभांश है। नंबर 2, लॉटरी का इनाम, वर्ग पहेलियाँ, घुड़दौड़, ताश, जुआ अथवा शर्त आदि से आय। अगर करदाता के पास कोई आकस्मिक आय है, जैसे दूसरे में हम देख रहे हैं ये सब कैसी आय है, आकस्मिक आय है जो अचानक प्राप्त हो जाती है, भाग्यवश प्राप्त हो जाती है। तो करदाता के पास अगर इस प्रकार का कोई स्रोत है, इस प्रकार की कोई आय है, जैसे कोई लॉटरी से इनाम जीत रहा है, वर्ग पहेलियाँ आप देखते हैं कि जो खेली जाती हैं उनको खेल रहा है, घुड़दौड़ से कोई आय हो रही है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, शर्त लगा लेता है किसी चीज़ की जो कि अचानक प्राप्त हो जाती है, जिसको प्राप्त होने की संभावना नहीं होती परंतु भाग्यवश वो प्राप्त हो जाती है, अनावर्ती प्रकार की होती है। अगर इस प्रकार की कोई आय है तो ये आय भी आपकी अन्य साधनों से आय या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग होती है। इसी प्रकार नियोक्ता या करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी बीमा अधिनियम में से कोई अंशदान यदि नियोक्ता को मिलता है, करदाता को यदि अपने कर्मचारी से कोई रकम मिलती है, प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत हो चाहे कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत कोई रकम मिल रही हो, तो इस प्रकार का अगर कोई अंशदान मिलता है तो अंशदान भी आपका नियोक्ता के लिए अगर वो करदाता है तो आपका इन अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग होता है। इसी प्रकार प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय। अगर किसी करदाता ने कोई प्रतिभूति क्रय कर रखी है, चाहे वो कमर्शियल सिक्योरिटी हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, चाहे लेस देन हो या टैक्स फ्री सिक्योरिटी हो, किसी भी प्रकार की अगर प्रतिभूति है या सिक्योरिटी है तो उससे जो ब्याज मिलता है वो ब्याज भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत कर योग होता है। मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर को किराए पर उठाने से आय। अगर किसी करदाता के पास कोई मशीन है, कोई प्लांट है या कोई फर्नीचर है, उसको किसी दूसरे को किराए पर दे देता है कि आप ये सामान है हमारा, आप इसको किराए पर दे देता है, तो इस प्रकार की अगर कोई आय हो रही है किसी करदाता को तो वो भी अन्य साधनों से आय या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग हो जाती है। इसी प्रकार मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर के साथ भवन को किराए पर उठाने से आए। अगर कोई मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, उसके साथ साथ कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को अगर कोई करदाता किराए पर उठा देता है तो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग हो जाती है। केमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम, जो केमैन एक बीमा पॉलिसी है तो उसे अगर कोई रकम करदाता को मिल रही है तो भी आपका कर योग होता है। बिना प्रतिफल 50,000 से अधिक प्राप्त। अगर आपको कोई बिना प्रतिफल के 50,000 रुपये किसी से मिल रहे हैं, अगर 50,000 की कोई आपको ऐसी आय हो रही है जिसके बदले में आपको कुछ चुकाना नहीं पड़ रहा है, कोई आपको प्रतिफल नहीं देना पड़ रहा है, तो वो आय भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग होती है। प्रतिफल, अगर आपने मान लीजिए कोई संपत्ति दिया, उसके बदले में आपको 50,000 रुपये मिल गया तो फिर आपका क्या हो गया, ये संपत्ति का विक्रय हो गया, ये तो फिर पूंजीगत लाभ के अंतर्गत आ जाएगा। परंतु यहाँ पर आपको अगर प्रतिफल नहीं देना पड़ रहा है और 50,000 की कोई आय हो रही है तो ये आय भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग होती है। क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति या अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज। अगर आपको कोई क्षतिपूर्ति मिली हुई है या अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मिली हुई है, उस पर उस रकम से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग होता है। एक कंपनी निवासी को अंश जारी करता है जिसका प्रतिफल अंकित मूल्य से अधिक है तो
तो वो आए। अगर किसी निवासी व्यक्ति को कंपनी कोई अंश जारी कर देती है, अंश इशू कर देती है और उसके प्रतिफल अगर अंकित मूल्य से अधिक है तो ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य होता है। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर प्राप्त अग्रिम का जब्त होना। यदि आपकी कोई पूंजीगत संपत्ति है, चाहे लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति हो, चाहे शॉर्ट टर्म पूंजीगत संपत्ति हो, उसको अगर आप बेचते हैं तो बेचने से आपको जो आय प्राप्त होती है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत जाती है। परंतु आपने किसी व्यक्ति से सौदा किया कि हमको ये पूंजीगत संपत्ति को बेचनी है और उसके बदले में अगर आपको कोई अग्रिम मिल गया है, कोई एडवांस मिल गया कि 50,000 रुपये आपको एडवांस मिल गए हैं और इसके बाद आपको जो है संपत्ति को बेचना है, परंतु वो व्यक्ति जो लेने वाला है वो संपत्ति को नहीं खरीदता है, तो आपको जो एडवांस मिला हुआ है उसको आपने जब्त कर लिया है। आपको जो अग्रिम रकम मिली हुई है, जो एडवांस मिली हुई है पूंजीगत संपत्ति के बदले में, तो अगर वो संपत्ति नहीं लेता है तो उसको आपने जब्त कर लिया है। तो अगर ऐसा कोई आय हो रही है तो ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य होती है। नौकरी से निकाले जाने पर या सेवा में परिवर्तन के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति, अगर किसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है या उसकी सेवाओं को बदल दिया है, उसके बदले में कोई क्षतिपूर्ति मिल रही है तो ये क्षतिपूर्ति भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो ये तो आपकी धारा 56 की उपधारा 2 के अंतर्गत इतनी ये आय लिखी हुई हैं जो कि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत एक करदाता की आय में कर योग्य होती हैं। परंतु इन आयों के अलावा भी कुछ आय हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती हैं। जैसे सभी प्रकार के प्राप्त ब्याज, आपको जितने भी प्रकार के ब्याज प्राप्त हो रहे हैं, आपने बैंक पर जमा किया हुआ है उस पर ब्याज मिल रहा है, प्रतिभूतियों पर ब्याज हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि प्रतिभूतियों पर आपको जो भी ब्याज मिलता है, बैंक जमाओं पर ब्याज मिल रहा है, अगर आपने किसी को ऋण दे दिया है उस ऋण पर आपको ब्याज मिल रहा है, किसान विकास पत्र आपने खरीदा हुआ है या इंदिरा विकास पत्र आपने खरीदा हुआ है, इतने मतलब जितने भी प्रकार के आपके ब्याज मिल रहे हैं, लोन पर जो भी ब्याज मिल रहे हैं वो सभी ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य होते हैं। किराएदार द्वारा किराए पर ली गई मकान संपत्ति को पुनः किराए पर उठाने से आए। अगर कोई करदाता है, उसने कोई मकान किराए पर ले लिया है और किराए पर लेने के बाद उसको तीसरे व्यक्ति को किराए पर उठा दिया है। अगर कोई करदाता ने कोई मकान किराए पर ले लिया है, उसके कुछ भाग को या कुछ पार्ट को या पूरे मकान को किसी तीसरे व्यक्ति को किराए पर उठा दिया है और उस किराए से अगर उसको कोई आय हो रही है तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य होती है। किसी अध्यापक को परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक, अगर जो अध्यापक हैं वो कोई परीक्षा का काम करते हैं, कहीं एग्जामिनर बन जाते हैं, कहीं वाइवा लेने जाते हैं, कहीं प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, तो इस प्रकार से जो भी अन्य काम कर लेते हैं तो उन कार्यों से उसको जो आय हो रही है परीक्षक के रूप में जो पारिश्रमिक मिला हुआ है वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है। रॉयल्टी क्या है? अगर करदाता के पास कोई संपत्ति है उस पर उसको रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी तो आप लोग जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी दूसरे के प्रयोग करने का अधिकार दे देता है, उसके बदले में उससे कोई रकम लेता है तो उसको रॉयल्टी कहते हैं। तो इस प्रकार की अगर किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है या कोई खान है या कोई पट्टा है, उसको उस संपत्ति को वो किसी दूसरे को पट्टे पर उठा देता है, उसके बदले में उसको रॉयल्टी मिल रही है। तो इस प्रकार की अगर रॉयल्टी मिल रही है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। संचालक शुल्क, जो संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, वो अगर किसी कंपनी में नियुक्त हैं संचालक के रूप में तो उनको जो शुल्क प्राप्त होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य है। किसी ऐसी भूमि का किराया जो भवन से न लगी हो, अगर आपके पास कोई भूमि है, अगर भवन है तो उसको आप किराए पर उठा देंगे तो उस पर तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी। परंतु ऐसी भूमि है जिस पर आपको कोई भवन ववन नहीं बना है, अगर आप उसको किराए पर उठा देते हैं तो उससे जो आय होगी वो आपकी आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य हो जाती है। भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से आय, देखिए एग्रीकल्चर का हमने बताया था कि कर मुक्त होती है, परंतु अगर कृषि भूमि आपकी विदेश में स्थित है, कृषि भूमि यदि आपकी विदेश में स्थित है और उससे आपको कोई आय मिल रही है तो वो आपकी कर योग्य हो जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य हो जाती है। व्यापार चिन्ह को किराए पर उठाने से आय, अगर आपका कोई व्यापार चिन्ह है, कोई ट्रेडमार्क है, उसको आप किराए पर उठा देते हैं, उससे आपको कोई आय हो रही है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। माननीय सांसद हैं या विधायक हैं, उनको जो वेतन मिलता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में कर योग्य नहीं होता है, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई सांसद हैं, विधायक हैं, उनको जो वेतन मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य होता है। होटल के बैरा
वह टैक्सी ड्राइवर को प्राप्त बख्शीश जो नियोक्ता से न मिली हो। देखिए होटल में जो बैरा का काम करते हैं या टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं तो उनको जो ग्राहक होते हैं वो कुछ बख्शीश दे जाते हैं, कोई टिप दे जाते हैं। तो इस प्रकार का अगर उनको मिला हुआ है, बख्शीश मिली हुई है, जो नियोक्ता नहीं देता है बल्कि ग्राहक खुश हो, उनके कार्य से खुश होकर के दे देते हैं, तो इस प्रकार की अगर कोई बख्शीश मिली हुई है तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हो जाती है। किसी गैर पेशावर को पत्रिकाओं में लेख देने के प्रतिफल में प्राप्त। अगर कोई व्यक्ति है, कोई लेख लिख देता है, किसी पत्रिका में भेज दिया, कोई पेपर में लिख करके उसमें पत्रिका में भेज देता है और वो छप जाती है, उसके बदले में उसे कोई आय हो रही है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य होती है। पट्टे पर रखी हुई संपत्ति से, अगर आपने कोई पट्टा पर दे दिया है, कोई संपत्ति दे दिया है, उससे आपको कोई आय हो रही है तो वो भी आपकी कर योग्य हो जाती है। हाट बाजारों व मछली क्षेत्र से आय। अगर आपका कोई भूमि है, वहाँ पर आप हाट लगवा रहे हैं, बाजार लगवा रहे हैं, मेला लगवा रहे हैं, या मछली क्षेत्र उसमें पालन का कार्य हो रहा है, तो इस प्रकार की जो भी अगर आपकी कोई ज़मीन है और उनसे आपको कोई आय हो रही है तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो हमने आपको अभी बताया कि हमारी उपर्युक्त 4 प्रकार की आयों के अलावा जो अन्य स्रोतों की आय हैं, चाहे जिस भी स्रोत की आय हो, चाहे जिस नाम की आय हो, वो सब आय हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो ये हमारी पूरी सूची है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य हो सकती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसे साफ करूं। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत हमारी इतनी आय हैं जो कर योग्य होती हैं। अब इनमें हम देख लेते हैं कि कौन सी आय को किस प्रकार से नियम क्या हैं टैक्स लगाने के, और हम इनको किस प्रकार से गणना करेंगे, कोई आय कितनी कर योग्य होगी, कितनी कर मुक्त होगी, ये सब हम अभी आपको इसी में देख लेते हैं। देखिए नियम लगाने में आपको कोई भी संपत्ति को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य होती है तो उसको लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उस संपत्ति पर या उस इनकम पर टीडीएस कटा है कि नहीं कटा। अब ये टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, मतलब स्रोत पर ही कुछ इनकम पर कटौती कर ली जाती है। मतलब जहाँ पर कोई आय कमाई जाती हैं उन स्रोतों पर कुछ इनकम पर टैक्स की कटौती कर ली जाती है। तो अगर आपकी आय 10,000 से ज़्यादा है और उस पर टीडीएस कट गया है तो उस आय को क्या करना पड़ेगा? पहले आपको सकलीकरण करना पड़ेगा, मतलब उसको ग्रासअप करना पड़ेगा और जो टैक्स कटा हुआ है उस टैक्स को आपकी उस आय पर जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद जो रकम होगी वो आपकी इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो देखिए क्या नियम है इसमें। नंबर 1 हम देखते हैं पहले लाभांश। लाभांश, डिविडेंड्स। देखिए जो लाभांश होता है तो हमने भी आपको बताया कि जो घरेलू कंपनी से प्राप्त होता है वो कर मुक्त होता है, परंतु जो सहकारी समिति से प्राप्त होता है, जो सहकारी समिति से लाभांश प्राप्त होता है उस पर टीडीएस नहीं कटता है। जब टीडीएस नहीं कटता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको ग्रासअप नहीं करेंगे, परंतु जो भी रकम हमको लाभांश के रूप में सहकारी समिति से मिलती है वो कर योग्य होती है। तो लाभांश के संबंध में देखते हैं। नंबर 1 घरेलू कंपनी द्वारा प्राप्त, घरेलू कंपनी से जो हमको लाभांश प्राप्त होता है वो क्या होता है, कर मुक्त होता है। परंतु दूसरा सहकारी समिति से प्राप्त, सहकारी समिति से जो प्राप्त होता है हमें लाभांश वो क्या होता है,
कर योग्य होता है, उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। और सहकारी समिति अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, तो उसको क्या करेंगे, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल करेंगे। परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सहकारी समिति द्वारा जो लाभांश बांटा जाता है उस पर टीडीएस नहीं कटता है। टैक्स, जैसे हमने टीडीएस बताया आपको, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, माने स्रोत पर कर की कटौती। इसका मतलब होता है स्रोत पर कर की कटौती। अगर इनकम पर टीडीएस कट गया है या इनकम पर स्रोत में ही कर काट लिया गया है, तो उस रकम को हमको यहाँ पर नहीं लिखना है। हमको कौन सी लिखना है, टीडीएस जोड़ने के बाद जो रकम होती है, जो कर की रकम है, उसको जोड़ने के साथ जो आपकी आय होती है, वही हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग होती है। इतना बात आप समझ लीजिए कि अगर किसी इनकम पर टीडीएस कट गया है तो वो रकम हमारी यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग नहीं होती, बल्कि हमको क्या करना पड़ता है, टीडीएस अगर कटा है तो उस टीडीएस को हमको एक फार्मूले के अंतर्गत यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो रकम आएगी वही आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग हो जाती है। तो जो सहकारी समितियाँ हैं जो लाभांश बांटती हैं उस पर टीडीएस नहीं कटता है, तो टीडीएस नहीं करता है तो उसको हमको सकल नहीं करना है, उसको ग्रासअप नहीं करना है, तो वो हमारा जो रकम मिली हुई है वही हमारी कर योग हो जाएगी। तो सहकारी समिति से अगर लाभांश मिल रहा है तो क्या हो जाता है, कर योग हो जाता है। घरेलू कंपनी से मिलता है तो कर मुक्त हो जाता है। तीसरा, विदेशी कंपनी से प्राप्त। देखिए, विदेशी कंपनी से आपको जो लाभांश मिलता है वो क्या होता है, वो पूर्णतः कर योग्य होता है। विदेशी कंपनी से जो भी लाभांश मिलता है क्या होता है, वो पूर्णतया कर योग्य होता है। तो जो विदेशी कंपनी का लाभांश है वो भी कर योग्य हो जाएगा, सहकारी समिति का जो लाभांश है वो भी कर योग्य हो जाएगा। परंतु जो घरेलू कंपनी के जो अन्य कंपनियां आपकी भारत में स्थित हैं, भारत में रजिस्टर्ड हैं, भारत में पंजीकृत हैं, उन पर जो लाभांश मिलता है वो कर योग्य नहीं होता है। तो ये है। अब तीसरा देखते हैं, आकस्मिक आय से प्राप्त रकम। दूसरी आपकी जो इनकम है वो क्या है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ताश का खेल, जुआ, शर्त, घुड़दौड़। देखिए, ये अगर आपके आकस्मिक आए हैं, जैसे लॉटरी से है, जुआ से जीत रहे हैं, शर्त से जीत रहे हैं, तो इनसे आपकी जो रकम प्राप्त हो रही है, तो अगर 10,000 रुपये तक आप जीतते हैं, क्या होता है, अगर 10,000 तक आपकी इनकम है इस सोर्स पर, इस स्रोत पर अगर आपकी इनकम लिख दें यहाँ पर, नंबर 2 में लॉटरी, घुड़दौड़, क्रॉसवर्ड पजल्स, जुआ, शर्त आदि से आय। अगर इन चीज़ों से आपको आय हो रही है, तो अगर आपको 10,000 तक आय हो रही है, क्या हो रहा है, 10,000 तक इनको अगर आपको इस चीज़ से आय हो रही है, तो 10,000 तक आय हो रही है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटता है। तो जब टीडीएस नहीं कटेगा तो उस पर आपको ग्रासअप नहीं किया जाएगा, ग्रासअप करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आपका ग्रासअप तक कब करते हैं, सकलीकरण कब करते हैं, जब हमारा टीडीएस कट जाता है। तो अगर इन सब से आय 10,000 तक हो रही है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो उसको आपको सकल नहीं करना है। परंतु अगर 10,000 से अधिक आय हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर टीडीएस कट गया होगा, और टीडीएस कटा होगा तो कितना कटा होगा, 30% की दर से। लॉटरी पर आपका जो टीडीएस कटना कितना कटता है, 30%। इसी प्रकार आपकी जो भी आकस्मिक आय है, क्रॉस वर्ग, जुआ, इन पर टीडीएस कितना कटता है, 30% की दर से। तो 30% यदि कटा हुआ है और आय आपकी 10,000 से ज़्यादा है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रासअप करेंगे। ग्रासअप का मतलब है जो टैक्स हमारा कट गया है उसको हम इसमें जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारी रकम आएगी वो हमारी हो जाएगी इन स्रोतों से आय, लॉटरी से आय। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखिए, जो 10,000 तक आय है, नंबर 1, यदि आय 10,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। नंबर 2, यदि आय 10,000 से अधिक है टीडीएस कटेगा। टीडीएस क्या होगा,
अगर आय आपकी 10,000 से अधिक है तो उस पर टीडीएस कट जाता है। और कर की दर कितनी होती है? कर की दर आपकी होती है 30%। इन पर जो टीडीएस कटता है तो टीडीएस कितना होता है? 30%। तो जब 30% कट रहा है और आय आपकी 10,000 से अधिक है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि 20,000 प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब है कि 20,000 पर क्या हुआ होगा? 30% की दर से हमारा जो है तो टीडीएस कट गया होगा। तो उसको आपको ग्रासअप करना पड़ेगा। तो आप ग्रासअप कैसे करेंगे? तो उस रकम को आपको ग्रासअप करना पड़ेगा। ग्रासअप करने का मतलब है कि आपको सकलीकरण करना पड़ेगा कि टीडीएस की रकम जो कटी है उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें होता है, ग्रासअप करने के लिए फार्मूला होता है प्राप्त रकम गुणे 100। और यहाँ पर देखिए 30% की दर से आपका टीडीएस कटा है, तो 100 में 30 गए, कितना बचा? 70। तो बटे कर देंगे 70। अब इसको करने के बाद जो रकम आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी रकम आ जाएगी, इनसे जो आपने जीता है वो रकम आ जाएगी, मतलब उसमें टीडीएस नहीं कटा है। तो इस प्रकार से हम ग्रासअप कर देते हैं, सकलीकरण कर देते हैं इस फार्मूले के अंतर्गत, और हमने जो जीती है रकम वो हमको प्राप्त हो जाती है। परंतु आपको कब करना है? जब 10,000 से अधिक हो। यहाँ पर आप लिख दीजिए, जब आय 10,000 से अधिक हो। तो ये काम हमको तभी करना है जब आय हमारी 10,000 से अधिक होती है। तो ये आपका हो गया लॉटरी, घुड़दौड़, क्रॉसवर्ड पजल्स, इनसे। अब देखते हैं प्रतिभूतियों पर ब्याज। नंबर 3 में प्रतिभूतियों पर क्या नियम है? तीसरा आपका प्रतिभूतियों पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों पर ब्याज। देखिए, प्रतिभूतियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। प्रतिभूतियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सरकारी प्रतिभूति और दूसरा होती है गैर सरकारी प्रतिभूति। ए नंबर होती है सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और दूसरी होती है गैर सरकारी प्रतिभूति। या अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर आपकी सरकारी प्रतिभूति मिली हुई है, कैसी प्रतिभूति मिली हुई है? सरकारी प्रतिभूति मिली हुई है। तो सरकारी प्रतिभूति दो प्रकार की होती है। सरकारी प्रतिभूति भी दो प्रकार की होती है, एक तो कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति और दूसरी कर योग्य सरकारी प्रतिभूति। एक तो कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति है नंबर 1, कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति। पहली होती है कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो देखिए, जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है इसका मतलब क्या है? कर मुक्त है। उस प्रतिभूति पर जो आपको ब्याज मिल रहा है, अगर कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति आपने लिया हुआ है तो उसका जो ब्याज आपको मिला हुआ है वो भी कर मुक्त होता है। अगर आपने सरकार से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसकी आपने ऐसी प्रतिभूति क्रय की हुई है सरकार से जो कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति के अंतर्गत आती है, उसकी एक सूची है, आप किताब में देख लेना, वहाँ पर दिया हुआ है कि कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति कौन कौन सी हैं, तो वो सूची आपके पास आ जाएगी। तो अगर इस प्रकार की कोई प्रतिभूति है जो कर मुक्त है तो उसका ब्याज भी कर मुक्त होता है। तो इस पर क्या होगा? इस पर जो आपको ब्याज मिला हुआ है तो ये ब्याज क्या हो जाएगा? कर मुक्त हो जाएगा। कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति पर जो ब्याज मिला हुआ है वो ब्याज भी आपका कर मुक्त हो जाएगा। दूसरा है कर योग्य सरकारी प्रतिभूति।
अब देखिए जो कर योग्य सरकारी प्रतिभूति है, कैसी कर योग्य यदि सरकारी प्रतिभूति है तो वो आपका क्या होता है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कर योग्य सरकारी प्रतिभूति अगर आपने क्रय की हुई है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो क्या होता है, वो कर मुक्त नहीं होता है, तो उसका ब्याज जो है क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स उस पर देना पड़ेगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर योग्य सरकारी प्रतिभूति है उस पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि यदि टीडीएस कटेगा तो आपको ग्रासअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो कर योग्य सरकारी प्रतिभूति होती है उस पर टीडीएस नहीं कटता है। ऐसी प्रतिभूति पर, कर योग्य सरकारी प्रतिभूति पर टीडीएस क्या होता है, नहीं कटता। तो जब टीडीएस नहीं कटता है तो उसका परिणाम क्या होता है, तो ग्रासअप नहीं किया जाता, तो ग्रासअप नहीं किया जाता। अगर आपने कर योग्य सरकारी प्रतिभूति क्रय की है तो उसका जो ब्याज मिलता है वो कर योग्य होता है, परंतु उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता। तो जब टीडीएस नहीं काटा जाता है तो उसके ब्याज को हम ग्रासअप नहीं करते हैं। तो जब ग्रासअप नहीं करते हैं तो जो भी रकम हमारी सवाल में दी होगी कि कर योग्य सरकारी प्रतिभूति से इतना ब्याज प्राप्त हुआ तो वही पर आपको टैक्स लगा देना है, उसको ग्रासअप नहीं करना। परंतु यहाँ पर आपको ये बता दें कि 8% सेविंग बांड 2003 ये एक ऐसी कर योग्य सरकारी प्रतिभूति है। कौन सी, 8% सेविंग बांड 2003। ये आपकी ऐसी कर योग्य सरकारी प्रतिभूति है जिस पर टीडीएस काट लिया जाता है। और किस दर से काटा जाता है, 10%। तो अगर इस पर टीडीएस कट गया है तो उसको आपको ग्रासअप करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लीजिए 8% सेविंग बांड अपवाद, 8% सेविंग बांड 2000 सेविंग बांड 2003 पर 10% टीडीएस कट जाता है। तो अगर ऐसा कोई आपका 8% सेविंग बांड अगर आपने क्रय किया हुआ है तो इस पर 10% की दर से टीडीएस कट जाता है। कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से टीडीएस कट जाता है। तो जब 10% टीडीएस कट जाता है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रासअप करना पड़ेगा। और ग्रासअप का लिए हमने आपको बताया था कि जो फार्मूला होता है क्या होता है, प्राप्त रकम गुणे 100, 10% कटा है तो 100 में 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ये 90, इसके आधार पर जो रकम आपकी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी प्राप्त रकम हो जाएगी। कितनी रकम आपको आपने इतनी ब्याज प्राप्त किया है, तो वो आपका जो ग्रासअप करने के बाद जो रकम आएगी वही टैक्सेबल हो जाती है। तो ये तो आपका हो गया सरकारी प्रतिभूति पर। अब हम देखते हैं गैर सरकारी प्रतिभूति पर कि गैर सरकारी प्रतिभूति पर क्या नियम है। अब देखिए गैर सरकारी प्रतिभूति भी आपकी दो प्रकार की होती है। गैर सरकारी प्रतिभूति भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति और दूसरी कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति। गैर सरकारी प्रतिभूति भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति और दूसरी होता है कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति। अब देखिए कर मुक्त का मतलब आप ये न समझ जाइएगा कि ये प्रतिभूति हमारी कर मुक्त है। जिस प्रकार सरकारी प्रतिभूति में कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति तो क्या थी, कर मुक्त है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि गैर सरकारी प्रतिभूति हमारी कर मुक्त है। देखिए कोई भी संस्था अगर अपनी प्रतिभूति जारी करती है तो उसको ये अधिकार नहीं है कि हमारी टैक्स फ्री है कि नहीं है, क्योंकि कोई भी आय पर टैक्स फ्री घोषित करने का या टैक्सेबल घोषित करने का अधिकार केवल सरकार के पास होता है। किसी व्यापारिक संस्था के पास ये अधिकार नहीं है कि आप हमारी संपत्ति खरीद लीजिए और इस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपका कर मुक्त होता है। ये अधिकार किसी भी गैर सरकारी संस्था के पास नहीं होता है। तो यहाँ पर कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति का मतलब ये होता है कि इस पर टीडीएस हमेशा कट जाता है। क्या होता है, कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति का मतलब होता है कि ये इस प्रतिभूति पर 10% की दर से टीडीएस हमेशा कट जाता है। अब इसमें आपका उस प्रतिभूति चाहे प्रतिशत दिया हो चाहे प्राप्त रकम दिया हो, यदि कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति है तो उसको आपको ग्रासअप ही करना पड़ेगा। इस प्रतिभूति पर लिख लीजिए, यहाँ पर इस प्रतिभूति पर 10% टीडीएस काटा जाता है।
तो जब काटा जाता है तो क्या करेंगे, इसको ग्रासअप करना पड़ेगा। और जब ग्रासअप करेंगे तो ग्रासअप का फार्मूला हो जाएगा प्राप्त रकम गुणे 100 बटे 10% कटता है तो 100 में 10 माइनस कर देंगे तो 90। इस प्रकार से आपको ग्रासअप कर लेना है। अब देखिए ये प्राप्त रकम या प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपकी प्रतिभूति दी हुई है कि बिड़ला करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति, इसमें दिया हुआ है 8% बिड़ला कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर आपको परसेंटेज दिया हुआ है, और अगर यही दे देता है कि बिड़ला कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति 8,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रकम दी हुई है। तो यदि रकम दी हुई है तो भी आपको ग्रासअप करना है, ठीक है। अगर गैर सरकारी प्रतिभूति है, करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति है, यदि यहाँ पर रकम दिया हुआ है, मान लीजिए 8% नहीं दिया है, केवल दिया है बिड़ला करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति 8,000, तो ये 8,000 पर को भी आपको ग्रासअप करना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिया है कि उसने दे दिया है 8% बिड़ला करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति, तो जो भी प्रतिभूति होता तो वो भी आपका अगर परसेंटेज में दिया है या रकम में दिया है, दोनों ही दशाओं में आपको ग्रासअप करना पड़ेगा। कौन सी, कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति को। कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति को आपको ग्रासअप करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रतिशत में दिया हो चाहे रकम में दिया हो। अब देखिए आते हैं कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति। कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति, अभी कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति हैं, जो कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति हैं वो अगर प्रतिशत में दी हुई हैं, कहीं भी दी हुई हैं, प्रतिशत में दी हुई हैं, तो उनको ग्रासअप नहीं करना पड़ता है। अगर प्रतिशत में दी हैं तो ग्रासअप नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका नंबर 1 नियम है। नंबर 2 नियम है, अगर रकम दी गई है तो ग्रासअप करेंगे। किस दर पर करेंगे, कर की दर। कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति में जो कर की दर होती है वो 10% होती है। तो इस पर जब आप ग्रासअप करेंगे तो फार्मूला आपको बन जाएगा प्राप्त रकम गुणे 100, और 10% में 100 में 10 माइनस कर देंगे तो 90, तो बटे कर देंगे 90। तो इस प्रकार से इस फार्मूले पर आप क्या करेंगे, ग्रासअप कर देंगे। तो देख रहे हैं आप गैर सरकारी प्रतिभूति के संबंध में। पहले सरकारी प्रतिभूति में एक बार और समझ लीजिए। सरकारी प्रतिभूति में कुछ प्रतिभूतियाँ ऐसी होती हैं जो करमुक्त होती हैं, तो उनकी लिस्ट आपकी किताब में दी हुई है, उनको देख लीजिएगा। वो पूरी की पूरी करमुक्त होती हैं, ठीक है। इन पर आपको कोई रकम पर टैक्स नहीं लगना है। जब टैक्स नहीं लगना है ब्याज पर, तो उस पर आपको कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो कर योग्य सरकारी प्रतिभूति है तो उन पर TDS कभी नहीं काटा जाता। जो कर योग्य सरकारी प्रतिभूति होती है तो उनका ब्याज तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, परंतु उन पर TDS नहीं कटता है, तो उसको ग्रासअप नहीं किया जाता है। परंतु ये केवल एक प्रकार की ऐसी आपकी कर योग्य सरकारी प्रतिभूति है, केवल एक ही ऐसी प्रतिभूति है जिस पर 10% TDS कट जाता है, ठीक है। ये कौन सी है, 8% सेविंग बॉन्ड 2003। या 2003 में कोई 8% वाला सेविंग बॉन्ड निकला होगा, तो इस पर 10% की दर से TDS कट जाता है। तो अगर आपका ये केवल आपका एक प्रकार का यदि आपका दिया हुआ है प्रतिभूति, तो इस पर आपको ग्रासअप कर देना है। ग्रासअप करने का नियम है प्राप्त रकम गुणे 100 बटे 90। इस प्रकार से यही केवल एक ऐसी गैर सरकारी प्रतिभूति है, यही एक ऐसी गैर सरकारी प्रतिभूति है जिसको आपको ग्रासअप करना है। बाकी अन्य जितनी भी प्रकार की गैर सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन पर आपको ग्रासअप नहीं करना है, क्योंकि उन पर TDS नहीं काटा जाता है। अब आते हैं गैर सरकारी प्रतिभूति पर। गैर सरकारी प्रतिभूति पर देखिए, जो आपकी करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति है उन पर हमेशा TDS कट जाता है 10% की दर से। किस पर, करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूति पर। अगर करमुक्त दी हुई है, चाहे प्रतिशत में दी हो चाहे प्राप्त रकम दी हो, दोनों ही स्थितियों में इसको आपको ग्रासअप करना पड़ेगा। और किस दर से, 10% की दर से। तो यहाँ पर ग्रासअप करने का नियम हो जाएगा प्राप्त रकम गुणे 100 बटे 90। इस प्रकार करके आप जो है तो इस पर ग्रासअप कर लेंगे। इसके बाद दूसरी संपत्ति है आपकी कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूति। कर योग्य जो गैर सरकारी प्रतिभूति है, अगर वो प्रतिशत में दी हुई है, सवाल में अगर आपके वो प्रतिशत में दी है तो इसको ग्रासअप हम नहीं करेंगे,
परंतु यदि रकम दी है, प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर TDS कट गया है और हमको इसको ग्रासअप करना पड़ेगा। और ग्रासअप करने की दर वही है 10%। तो 10% पर जब आप ग्रासअप करेंगे तो हो जाएगा प्राप्त रकम गुणे 100/90। इस प्रकार करके हम उसको ग्रासअप कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रतिभूतियों पर जो हमको ब्याज मिल रहा है उसको ग्रासअप करने के नियम है कि किस दर से ग्रासअप करना है। तो प्रतिभूतियों पर ब्याज हमेशा 10% की दर से इन पर TDS काटा जाता है और 10% के आधार पर ही आपको क्या करना है, इनको ग्रासअप करना है या सकलीकरण करना है। इसको हिंदी में सकलीकरण कहते हैं कि अगर आप जो TDS आपका कट के जो रकम प्राप्त हुई है तो अगर आप 10% उसमें जोड़ देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूरी रकम निकल आएगी कि आपको इंटरेस्ट में कितनी रकम हुई। तो वो रकम आप निकाल लेना है, इस फार्मूले के आधार पर आपको निकाल लेना है। तो ये आपका प्रतिभूतियों पर ब्याज हो गया। तो ये तो हमारे थे कुछ प्रतिभूतियाँ या कुछ ऐसी आय जिनको आपको निकालना पड़ेगा, ग्रासअप करना पड़ेगा, या देखना पड़ेगा कितने % से TDS कटा है। तो इनके आधार पर हम निकाल लेते हैं कि किस प्रकार से हमको ग्रासअप करना है। ग्रासअप करने के बाद हमारी कितनी रकम बन रही है और वही रकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग हो जाती है। अब एक चीज़ आपको और बताया इसमें पढ़ाने के लिए, डिडक्शन। धारा 57 के अंतर्गत आपको कुछ कटौतियाँ मिली हुई हैं। धारा 57 के अंतर्गत आपको कुछ कटौतियाँ मिली हुई हैं। वो कटौतियाँ भी आप देख लीजिए कि कौन कौन सी कटौतियाँ मिली हुई हैं। कटौतियाँ, डिडक्शन, जो धारा 57 के अंतर्गत कुछ कटौतियाँ मिली हुई हैं अंडर सेक्शन 57। अब देखिए धारा 57 के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियाँ मिली हुई हैं। देखिए, जो आपने प्रतिभूतियाँ क्रय की हुई हैं या आपने जो शेयर क्रय किए हुए हैं उनके ब्याज को संग्रह करने के लिए या अंशों पर लाभांश को संग्रह करने के लिए अगर आपने कोई कमीशन दिया है बैंक को या अन्य व्यक्ति को, उनको संग्रह करने के लिए आपने कोई कमीशन दिया है तो वो कमीशन आपका कटौती योग्य होता है। प्रतिभूतियों पर या अंशों पर उनके संग्रह करने के लिए आपने जो कमीशन दिया है वो कटौती योग्य होता है। प्रतिभूतियों पर ब्याज या अंशों पर लाभांश संग्रह करने का कमीशन। देखिए, अंशों पर आपका अंशों पर उसी लाभांश को संग्रह करने का कमीशन स्वीकृत होता है जो आपके टैक्सेबल हैं। जैसे घरेलू कंपनी का लाभांश है तो वो तो टैक्सेबल नहीं है। जब टैक्सेबल नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसकी कटौती नहीं मिलेगी। परंतु जैसे सहकारी समिति का लाभांश है, विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश है, उसको कलेक्शन करने के लिए अगर आपने कोई कमीशन दिया है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। माने ऐसे अंश जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य हैं या प्रतिभूतियों पर ब्याज, चाहे वो सरकारी प्रतिभूति हो, चाहे गैर सरकारी प्रतिभूति हो, चाहे कर योग्य हो, चाहे कर मुक्त सरकारी प्रतिभूति हो, उनके ब्याज को कलेक्शन करने के लिए आपने बैंक को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कलेक्शन चार्ज दिया है, कोई कमीशन दिया है, कलेक्शन चार्ज दिया है या कमीशन दिया है, तो वो आपका धारा 57 के अंतर्गत कटौती योग्य हो जाता है। देखिए, प्रतिभूतियों पर या अंशों को खरीदने के लिए, प्रतिभूतियों को या अंशों को खरीदने के लिए आपने अगर कोई ऋण लिया है तो वो भी आपका जो उसका ब्याज होगा वो कटौती योग्य हो जाएगा। प्रतिभूतियाँ अंशों में विनियोग हेतु, इसका मतलब है प्रतिभूतियों या अंशों में विनियोग हेतु
लिए गए ऋण पर ब्याज। देखिए, अगर आपने कोई प्रतिभूति क्रय किया हुआ है या आपने जो इस शीर्षक के अंतर्गत आपके शेयर कर योग हैं, लाभांश कर योग है, तो अगर आपने इस प्रकार के अंशों को क्रय करने के लिए या प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए कोई लोन लिया हुआ है, क्या किया है, कोई लोन लिया हुआ है, तो उस लोन पर आप जो ब्याज का भुगतान करते हैं, उस ऋण पर आप जो ब्याज का भुगतान करते हैं, वो ब्याज आपका कटौती योग होता है। ठीक है, प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए या अंशों को क्रय करने के लिए आपने जो ऋण लिया हुआ है, तो उस पर जो आप ब्याज भुगतान कर रहे हैं, तो वो भी आपका कटौती योग होता है। अगला है मशीन, प्लांट या फर्नीचर व भवन को यदि आपने किराए पर उठा दिया है, तो उनके मरम्मत पर, उनके बीमा पर या उन पर ह्रास में जो भी कटौती होगी वो भी आपको मिल जाती है। तीसरा है मशीन, प्लांट, फर्नीचर व भवन पर मरम्मत व्यय, बीमा प्रीमियम व ह्रास की कटौती। देखिए, आपने जो फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी या बिल्डिंग जो आपने किराए पर उठाया हुआ है, क्या किया हुआ है, जो किराए पर उठाया हुआ है, तो उसका अगर आप मरम्मत करवा रहे हैं, किसी मशीन की, किसी प्लांट की मरम्मत करवाए हुए हैं या भवन की मरम्मत कराया हुआ है, तो वो भी आप कटौती योग हो जाएगा। अगर आपने उनका बीमा कराया हुआ है, तो उसका आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो भी कटौती योग हो जाएगा। और उन पर जो ह्रास लग रही है, मशीन पर ह्रास लग रहा है, प्लांट पर ह्रास लग रहा है, फर्नीचर पर ह्रास लग रहा है, तो वो ह्रास भी आपका कटौती योग हो जाएगा। माने जो आपने किराए पर मशीन, प्लांट, फर्नीचर किराए पर उठाया हुआ है, तो उनकी मरम्मत पर व्यय, उनका बीमा प्रीमियम व उनकी ह्रास की रकम, ये तीनों आपकी कटौती योग होती हैं। तो ये आपका नंबर 3 में आता है। नंबर 4 में है यदि कोई मृतक कर्मचारी है या उसको विधवा को जो पारिवारिक पेंशन मिलती है, क्या होता है, नियोक्ता द्वारा जो पारिवारिक पेंशन मिल रही है, उस प्राप्त पेंशन का 33.1/3% या 15,000, इन दोनों रकमों में जो रकम कम होती है उसकी कटौती मिल जाती है। मृतक कर्मचारी की विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन। मृतक कर्मचारी की विधवा या अन्य उत्तराधिकारी अन्य उत्तराधिकारी को प्राप्त पारिवारिक पेंशन का 33.1/3% अथवा रुपये 15,000, जो दोनों में कम हो, कटौती योग्य होगी। अगर कोई कर्मचारी है वो मृतक हो गया है, उसकी विधवा को या उसके उत्तराधिकारी को कोई पारिवारिक पेंशन मिल रही है, क्या मिल रही है, कोई पारिवारिक पेंशन मिल रही है, तो प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन का 33.1/3% अथवा 15,000 रुपये। कितना, पारिवारिक पेंशन का 33.1/3% या 15,000 रुपये। इन दोनों रकमों में जो भी रकम कम होगी वह आपकी धारा 57 के अंतर्गत कटौती योग हो जाती है। किसके अंतर्गत, धारा 57 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन का 33.1/3% अथवा 15,000 रुपये, इन दोनों रकमों में जो रकम कम होगी वो आपकी कटौती योग्य हो जाएगी। 5वां है क्षतिपूर्ति की राशि पर प्राप्त ब्याज का 50%। क्षतिपूर्ति पर प्राप्त रकम, क्षतिपूर्ति पर प्राप्त रकम के ब्याज का 50%। देखिए, अगर आपको क्षतिपूर्ति पर कोई रकम मिली हुई है, चाहे सर्विस से निकालने की वजह से आपको क्षतिपूर्ति मिली हुई है नियोक्ता से, या आपकी सेवाओं में परिवर्तन की वजह से आपको क्षतिपूर्ति की रकम मिली हुई है, तो अगर आपको ऐसी कोई रकम मिली हुई है और उस रकम से आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, उस रकम पर आपको ब्याज मिल रहा है, क्षतिपूर्ति की रकम पर अगर आपको कोई ब्याज मिल रहा है, तो उस ब्याज का 50%, ब्याज का 50% कटौती योग होगा।
मतलब जो भी ब्याज प्राप्त होगा उसका आधी ब्याज कटौती योग्य हो जाएगी धारा 57 के अंतर्गत। तो अगर आपने क्षतिपूर्ति की रकम कोई मिली हुई है सेवा में परिवर्तन के कारण या नौकरी से निकाले के कारण, अगर आपको कोई क्षतिपूर्ति मिली हुई है, कोई कंपनसेशन मिला हुआ है और उससे आप ब्याज कमा रहे हैं, उससे आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपका 50% ब्याज का कटौती योग्य हो जाएगा धारा 57 के अंतर्गत। और इसके अलावा अन्य कोई व्यय जो इस शीर्षक की आय में शामिल हैं। और कोई भी अन्य आपके व्यय हैं जो, जैसे आप कोई आय कमा रहे हैं इस शीर्षक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत, अगर आपने कोई आय कमाई हुई है, उस पर आपने कोई व्यय किया हुआ है उस आय को कमाने के लिए, तो वो भी आपकी कटौती योग्य होती है, परंतु वो पूंजीगत नहीं होना चाहिए या व्यक्तिगत व्यय नहीं होने चाहिए। अगर आपने उस आय को कमाने के लिए, ऐसी आय को कमाने के लिए आपने पूर्णतया अगर ऐसा कोई व्यय किया है तो वो भी आपका कटौती योग्य हो जाता है। तो ये आपके धारा 57 के अंतर्गत कुछ कटौतियाँ थी जो धारा 57 के अंतर्गत कटौती योग्य थी, तो ये हमने भी पढ़ा। तो अभी आपने देखा कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कौन कौन सी आय शामिल होती हैं, वो सब हमने आपको विस्तार से बता दिया है कि हमारी कौन कौन सी आय शामिल होती हैं, उनको ग्रासअप कैसे करेंगे, उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर लगाने के नियम क्या हैं, कितने % से ग्रासअप करना है, वो आपको नियम भी, वो प्रावधान भी हमने आपको पूरे बता दिए हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो कटौतियाँ थी कि इस शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियाँ हैं, तो धारा 57 के अंतर्गत हमारी जो कटौतियाँ हैं वो भी आपको विस्तार से पढ़ा दिया है। अब आपको बताने हैं इसके MCQs क्वेश्चन। तो आइए अब शुरू करते हैं MCQs क्वेश्चन। ये पहला आपका MCQs क्वेश्चन है, देख लीजिए। नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है। निम्न में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है। नंबर 1 सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, नंबर 2 वर्ग पहली का इनाम, नंबर 3 व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ, और नंबर D बैंक से आय। देखिए यहाँ पर आप पूछ रहा है कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन सी आय, आपकी जो 4 आय लिखी हुई हैं, कौन सी आय कर योग्य नहीं है। सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि लाभांश जो घरेलू कंपनी का लाभांश है वो करमुक्त होता है, परंतु जो सहकारी समिति से लाभांश प्राप्त होता है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। और विदेशी कंपनी से जो लाभांश प्राप्त होता है वो भी आपका अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। तो यहाँ पर आपका सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश ये अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य है। वर्ग पहली का इनाम ये आपका आकस्मिक आय है, कैजुअल इनकम है, ये भी आपका अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ, ये व्यापार की अगर ख्याति है, गुडविल है, उसको आप अगर बेचते हैं तो उसको बेचने से आपका क्या लागू हो जाएगा, यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन लागू हो जाएगा। तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शीर्षक में कर योग्य होता है। और बैंक से ब्याज, ये भी आपको हमने बताया था कि जितने भी प्रकार का ब्याज हो, चाहे सिक्योरिटी पर ब्याज मिल रहा हो, चाहे बैंक से मिल रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति से मिल रहा हो, जितना भी आपको ब्याज मिलता है सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य होता है। तो व्यापार की ख्याति ये आप ऐसा आय है जो आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य नहीं होती है। तो पहले का आंसर है वो सी हो जाएगा। एक व्यक्ति को 60,000 रुपये पारिवारिक पेंशन के प्राप्त हुए, कटौती कितनी मिलेगी, 20,000 रुपये, नंबर B 25,000 रुपये, नंबर C 40,000 रुपये, नंबर D 15,000 रुपये। देखिए हमने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को या उसके किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को जो उत्तराधिकारी है उसको जो पारिवारिक पेंशन मिलती है, उस पारिवारिक पेंशन का 1/3 अथवा 15,000 रुपये, कितना 1/3 अथवा 15,000, इनमें व्हिच एवर इज लेस, इनमें जो रकम कम होती है उसकी कटौती मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 60,000 है, 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये अथवा 15,000, इनमें दोनों में जो रकम कम होगी वही कटौती योग्य हो जाएगा। तो 20,000 रुपये तो ज़्यादा होती है, 15,000 रुपये, तो यहाँ पर D आपका क्या हो जाएगा, कटौती योग्य हो जाएगा। ऑप्शन D यहाँ पर सही है कि एक व्यक्ति को यदि 60,000 रुपये पारिवारिक पेंशन के मिल रहे हैं तो उसको कटौती कितने की मिल जाएगी, धारा 57 के अंतर्गत जो कटौती मिलेगी वो 15,000 रुपये की मिल जाएगी।
अगला है पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। अगर किसी कर्मचारी को पेंशन मिल रही है तो किस शीर्षक के कर योग्य होती है? वेतन, नंबर बी अन्य साधनों से आय, नंबर सी पूंजी लाभ और इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को पेंशन मिलती है तो वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक में कर योग्य होती है। तो तीसरे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर किसी कर्मचारी को पेंशन मिल रही है तो वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य होती है, तो ए ऑप्शन सही है इसका। अब नंबर 4 है मकान संपत्ति को पुनः किराए पर उठाने से आय। यदि किसी करदाता ने कोई मकान संपत्ति को किराए पर लिया हुआ है और उसके कुछ भाग को या पूरे मकान को पुनः किसी तीसरे व्यक्ति को किराए पर उठा देता है तो उसकी आय कहाँ कर योग्य होगी? नंबर ए अन्य साधनों से आय, नंबर बी मकान संपत्ति से आय, नंबर सी कर मुक्त और नंबर डी पूंजी लाभ। तो अगर कोई करदाता किसी मकान को किराए में लेकर के उसको पुनः किराए पर उठा देता है तो वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। कहाँ? अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि अगर कोई करदाता का खुद का मकान है और खुद का मकान यदि किराए पर उठा रहा है तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। यदि किसी करदाता का खुद का मकान है और खुद के मकान को किराए पर उठा देता है तो उसकी आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। परंतु यदि किसी करदाता ने कोई मकान को किराए पर ले लिया है और किराए में लेने के बाद उसको पुनः तीसरे व्यक्ति को किराए पर उठा दिया है तो वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। तो चौथा मकान संपत्ति को पुनः किराए पर उठाने से आय आपकी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। एक सांसद का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य है? वेतन, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय, व्यापार अथवा पेशे से आय। तो सांसद, माननीय सांसद को और विधायकों को जो वेतन मिलता है वो वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है। वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है बल्कि वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। कहाँ कर योग्य होता है? अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। तो माननीय सांसद को जो वेतन मिल रहा है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य हो जाएगा। और लास्ट है आपका अन्य साधनों से आय शीर्षक में पारिवारिक पेंशन में से कटौती मिलती है। अन्य साधनों से आय जो पारिवारिक पेंशन मिलता है तो उसमें कितनी कटौती मिलती है? नंबर ए दिया हुआ है पेंशन का 1/3, पेंशन का 30% अथवा 15,000 रुपये जो कम हो, नंबर सी पेंशन का 1/3 या 15,000 जो दोनों में कम हो, और नंबर डी नील। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी के मृत्यु के बाद उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनको यदि पारिवारिक पेंशन मिल रही है तो प्राप्त पेंशन का 1/3 या 15,000 रुपये, इन दोनों में जो रकम कम होती है उसकी कटौती धारा 57 के अंतर्गत मिल जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पेंशन का 1/3 या 15,000 जो दोनों में कम हो उसकी कटौती धारा 57 के अंतर्गत मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ MCQ क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। निश्चित ही आपको पसंद आए होंगे, इनको देख लीजिएगा। और ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो इनकम का लास्ट स्रोत है, हमारी इनकम के 5 स्रोत हमने बताए थे, लास्ट स्रोत है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो अगर किसी करदाता के उपयुक्त 4 स्रोतों में जो आय कर योग्य नहीं होती वो सभी आय हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर योग्य होती है। तो दोस्तों हमको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम प्राप्त होते हैं, आप लोग कृपया कमेंट्स करते रहा करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। जो भी आपके कमेंट्स हों, जो आपके सुझाव हों, कृपया उसमें कर दिया करिए। और जो इस चैनल में पहली बार आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका इनकम टैक्स चल रहा है। अगस्त के महीने के बाद हम इसको सभी सब्जेक्टों पर लागू करेंगे। आपके जो भी कॉमर्स के अन्य सब्जेक्ट हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, कारपोरेट अकाउंटिंग है और स्टैटिस्टिक्स हैं, आपके जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट हम इसमें कवर करेंगे। सभी चीज़ हमको इसमें पढ़ानी है। तो हमारे जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सभी के पास हमारे चैनल की जानकारी लोगों के पास पहुँच जाए। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।